Hello class, in last lecture we have taken here statistic inquiry, some steps of statistic inquiry. So what is the first step? That definition of the problem. What we do in definition of problem, that we just search the which kind of or which what is the nature of our problem. Second is scope of the inquiry. Whatever inquiry we did, how many means उसे स्कोप कितना है, ओके वो हमने देखा. उसके बाद ये है कि थर्ड पॉइंट है स्टैटिस्टिकल यूनिट. तो अभी स्टैटिस्टिकल यूनिट जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं, द यूनिट इन विच द डाटा आर टू बी कलेक्टेड इज एन इम्पोर्टेंट थिंग द इन द इंक्वायरी. मतलब क्या है कि जो भी हम स्टैटिस्टिकल यूनिट्स उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिट इन विच द डाटा आर टू बी कलेक्टेड इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. While measuring the weight, we use kilogram as a unit. While considering steel production, here क्वांटल विल बी यूज, राइट ना. मतलब आपका कौन सा है उसके हिसाब से हमें क्या करना है. अगर मैं गोल्ड को मैं ये कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे उसे कैसे मिलीग्राम ग्राम में ही मैं उसे काउंट करूँगी या फिर उसे मेजर करूँगी. अगर मैंने गोल्ड को मेजर करने के लिए इफ़ आई टेकन हियर एज अ किलोग्राम के सभी मैंने उसमें ये यूज़ किए, तो वो चलेगा क्या? नहीं. ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम जो है आपका वो मेजरमेंट वहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. तो उसके अपोजिट अगर मैं स्टील का ले रही हूँ, स्टील के कुछ प्रोडक्ट है मेरे कंपनी है और उसके लिए मुझे वेट के लिए चाहिए, तो वहाँ पे वेट के लिए अगर मैं वहाँ पे ग्राम या फिर मिलीग्राम के लिए ये वेट रखूँ तो वो चलेगा क्या? नहीं. तो वॉट एवर स्टैटिस्टिकल यूनिट आई यूज देयर, वो क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वॉट एवर स्टैटिस्टिकल यूनिट वी आर यूज दिस दे आर वॉट प्रॉपर यूनिट आई यूज देयर, ओके. देन मेजर ये है हमारा वेट. हम ह्यूमन बीइंग का वेट हम क्या ये कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है तो वो क्या है, सपोज वेट ऑफ द हियर FYBMS क्लास स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट टेक हियर क्विंटल. जो हम यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन में मैं क्विंटल वाला यूज़ कर रही हूँ, तो मैं FYBMS के क्लास का स्टूडेंट का वेट मैं क्विंटल में मेजर करूँगी क्या? नहीं. या फिर ग्राम में मेजर करूँगी क्या? नहीं. ऑब्वियसली वहाँ पे मेजरमेंट के लिए मुझे कौन सा रखना पड़ेगा? किलोग्राम वाला, राइट ना. तो ये है आपका इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वेन एवर आई यूज़ द स्टैटिस्टिकल मेथड या फिर मैं सर्वे के लिए जा रही हूँ, तो कौन से स्टेप्स है. फर्स्ट तो क्या है, हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे मुझे डिफाइन करना है और उसी वे से उस प्रॉब्लम का स्कोप ऑफ द इंक्वायरी, मैं इंक्वायरी कर रही हूँ किसके रिलेटेड कर रही हूँ वो. एंड थर्ड वन इज व्हाट? यूनिट, ओके. सो जो भी जिस भी चीज़ के लिए मैं यूनिट यूज़ कर रही हूँ वो क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो ऑब्वियसली विच इज़ माई फर्स्ट पॉइंट, दैट फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, ओके. दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ओके. स्टील इंडस्ट्री के लिए अगर मैं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई मेजर इन क्विंटल नॉट इन किलोग्राम एंड ग्राम, ओके. उस वहाँ पे मुझे बड़ी वाली स्टील कंपनी है और वहाँ पे मैं यहाँ पे इसका किलोग्राम या ग्राम में मेजर करूँ तो नहीं चलेगा. वहाँ पे मुझे क्या चाहिए? क्विंटल का ये चाहिए ना. सो in some inquiry like this the unit is obvious, no special definition is required for the type of unit. वहाँ पे कोई भी ऐसी स्पेशल डेफिनेशन नहीं कि ऐसे करो वैसे करो, नो, नॉट नेसेसरी. स्टील कंपनी है, अभी हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ स्क्रू वाले पार्ट है, ऑब्वियसली वो आपके ग्राम में भी आ जाएंगे या फिर किलोग्राम में मेजर होंगे, वो ऐसे नहीं है. पर जहाँ पे बड़े ये है हमारे प्रोडक्ट्स है, ऑब्वियसली मैं वो किस में मेजर करूँगी? मैं उसे क्विंटल में मेजर करना पड़ेगा, ओके. पर सेम एक ही डेफिनेशन स्टील कंपनी है तो उसे क्विंटल में ही मेजर करो, ऐसी मैं पूरा एक डेफिनेशन बना सकती हूँ क्या? नहीं.
तो वो क्या है, कंडीशन वाइज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और वो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटली उससे यूज करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट है, इन सम इंक्वायरी लाइक दिस यूनिट्स इज ऑब्वियस, नो स्पेशल डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ यूनिट, बट इन मेनी स्टडीज यूनिट नॉट सो ऑब्वियस, the investigation has to be defined. For example, considering the working condition of the teachers and comparing them over two different locality of periods, work can be measured in terms of clock hour or in terms of period of 35 to 45 minutes. When we use the term wages, they can refer to hourly, weekly or monthly wages. A week can be of 40 hours or 48 hours. This statistical unit should be here having following properties. First what, अभी वहाँ पे उन्होंने हमें ये प्रॉपर्टीज दिए, समटाइम दे आस्क ओनली द स्टैटिस्टिकल यूनिट्स प्रॉपर्टी। तो आपके स्टैटिस्टिकल यूनिट के यहाँ पे देखो उन्होंने टीचर्स का बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दिया है कि अगर यहाँ पे क्या है कि वर्किंग कंडीशंस ऑफ द टीचर्स, तो वहाँ पे क्या है कि टीचर्स के वर्किंग कंडीशंस है, कंपेयरिंग देम ओवर टू डिफरेंट लोकेलिटी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज मैं महाराष्ट्र के टीचर्स का ये ले रही हूँ और दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ, कश्मीर के यहाँ पे ले रही हूँ, तो क्या है दोनों की लोकेलिटी डिफरेंट है, उनका वर्किंग आवर्स क्या रहेगा, माइट भी कम ज़्यादा रहेगा, पर वो फिर कंक्लूड कैसे किया जाएगा कि सपोज 35 to 45 मिनट्स का एक लेक्चर रहता है, तो वहाँ पे उनका फिर वीकली लिया जाएगा कि वीकली वो क्या 40 आवर्स कंप्लीट कर रहे हैं क्या, 40 to 40 आवर्स वो ड्यूटी कर रहे हैं क्या, या फिर उनका मंथली हम देखेंगे कि उनका मंथली 175 आवर्स कैलकुलेट हो रहे हैं कि नहीं। ऐसे क्या हो जाता है, फिर वो कंक्लूजन हम बाय डेज करने से बेटर क्या किया जाता है कि डायरेक्टली वो मंथली या फिर वीकली कंसिडर होता है। समटाइम्स देखो कि कुछ कॉलेजेस में क्या रहता है कि सैटरडे इज़ वर्किंग और कहीं पे क्या है कि फ्राइडे इज़ वर्किंग, सैटरडे वर्किंग रहता है, कुछ कॉलेज में सैटरडे को छुट्टी रहती है या फिर हाफ डे रहता है। तो वहाँ पे क्या है कि उनको छुट्टी रहती है क्या, ज़्यादा नहीं, वहाँ पे क्या हो जाता है कि उनका वर्किंग आवर फिर डेली जो वर्किंग आवर है बाकी कॉलेजेस में अगर 7 आवर रहेगा उनको 8 आवर्स किया जाता है। तो यहाँ पे चेंजेस रहते हैं, वहाँ पे क्या ये किया जाता है कि वर्किंग आवर्स को वीकली वर्किंग आवर्स या फिर आपकी जो मंथली वर्किंग आवर्स है वो कैलकुलेट किया जाता है। फिर समटाइम्स दे वो क्या करते हैं, पर डे का आपका वर्किंग आवर्स बढ़ा के सैटरडे छुट्टी देते हैं, या फिर पर डे का 7 आवर्स से अच्छा कि 6 आवर्स काम करो, सैटरडे आपको आना पड़ेगा ऐसे। तो वो क्या रहता है कॉलेज के हिसाब से या फिर लोकेलिटी के हिसाब से वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो स्टैटिस्टिकल यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं, सो उस स्टैटिस्टिकल यूनिट को हम कैसे डिसाइड करें, तो फर्स्ट है उसकी कुछ प्रॉपर्टी रहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या क्या लिखना है, दिस इज़ योर सेकंड पॉइंट विच इज़ हियर, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज नो, ये थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे आप, ये ऑब्वियस वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा। थर्ड पॉइंट इज दिस, ओके, यहाँ पे एंड थर्ड पॉइंट कंप्लीट, यहाँ तक उसे कंप्लीट कीजिए एंड देन डायरेक्टली राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज सभी आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है यहाँ पे। फिर जो भी नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते वक्त सभी चीज़ें याद रखो। First point is the unit in which data are to be collected is an important thing in the inquiry. What is second point? That while measuring the weights we use kilogram as a unit, while considering steel production quintal will be used. And third point is no special definition is required for this type of units, but in many studies unit is not so obvious. Okay, and the investigation has to be defined. ओके, ये आपका थर्ड पॉइंट रहेगा। एंड देन फोर्थ पॉइंट यू हैव टू राइट ऑल द प्रॉपर्टीज। ओके, सो विच इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टीज, यूनिट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, देयर should be no here ambiguity, otherwise there will be not uniformity in the data collected by the various
इन्यूमरेटर मतलब क्या है कि आपका जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ओके, क्लियरली डिफाइंड मतलब क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स आप यूज़ करो कि यहाँ पे समटाइम्स यहाँ पे देखो जैसे हमने ऊपर की कि 35 to 40 मिनट्स, ऐसे 35 to 40 मिनट्स हम ऐसे लेक्चर्स के लिए हम कहेंगे क्या कि आपका लेक्चर क्या रहेगा 35 to 40 मिनट्स का ये लेक्चर, सेकंड लेक्चर 35 to 45 मिनट्स। नो, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा वेदर योर लेक्चर हैज़ टू बी कंडक्टेड फॉर 45 मिनट्स और इट इज़ कंडक्टेड फॉर 40 मिनट्स और 35 मिनट्स। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी यूनिट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ओके, वहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन इफ़ द यूनिट इज़ नॉट स्पेसिफिक, if it can be misunderstood, there will be इनएक्यूरेसी। ऑब्वियस है, अगर मैंने कहा कि आपका अभी का लेक्चर 30 to 45 मिनट्स रहेगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा ना कि कितने मिनट्स का रहेगा, नेक्स्ट टीचर कब आएंगे, अभी का 40 का रहेगा या फिर 45 मिनट्स का रहेगा। सो एक्यूरेसी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग दैट आपका जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्यूरेसी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसे क्लियरली डिफाइन करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज the unit should be stable over a period of time, otherwise comparison of two different periods will not be valid। आपका क्या है, the unit should be stable over a पीरियड ऑफ टाइम। आपका क्या होना चाहिए, यूनिट स्टेबल होना चाहिए। अभी हमने जो लेक्चर का एग्जांपल लिया वो भी बहुत अच्छा है कि अगर मैंने अब आज का लेक्चर्स आपका बोला कि आज का 40 मिनट्स से, कल का 45 मिनट्स है, परसों का 35 मिनट्स है, उसके बाद का 20 मिनट्स है, सो वो क्या हो जाता है कि कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट पीरियड्स विल नॉट बी वैलिड। जब हम कंपैरिजन करते हैं, आपका आज का लेक्चर मैंने क्या लिया, बीएमएस का आपका जो लेक्चर है, मैथ्स का लेक्चर हो गया आपका 40 मिनट्स, दूसरे सब्जेक्ट का 20 मिनट्स, तीसरे सब्जेक्ट का 30 मिनट्स, तो कंपैरिजन क्या हो जाएगी, कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट पीरियड विल नॉट बी वैलिड, वैलिड नहीं रहेगी, फ्लक्चुएशन रहेगी। सो फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ द यूनिट मे क्रिएट डिफिकल्टी इन द एनालिसिस एंड द कंपैरिजन। ऑब्वियसली अगर मुझे लास्ट में टीचर्स का ये देना है, फीडबैक देना है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 मिनट्स में माइट भी आप बहुत ही अच्छा रहेगा मूड आपका, 20 मिनट्स आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट का 1 घंटा आपका लेक्चर लगेगा, सो माइट भी आपको वो बहुत ज़्यादा लेंदी लगे, बोरिंग लगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं ज़्यादा फ्लक्चुएशन करती हूँ, मेरा टाइम पीरियड स्टेबल नहीं है, सो क्या हो सकता है, इट क्रिएट द डिफ़िकल्टीज इन एनालिसिस एंड कंपैरिजन। आई can't here analyze such a types of data। Okay, next third is the unit should be appropriate for the inquiry concern। जो भी मैं यूनिट यूज़ कर रहे हूँ, मैंने अभी आपको बोला कि मैं ग्राम में ही, मैंने ठान लिया कि मुझे क्या करना है, स्टील को ग्राम में ही उसे मेजर करना है। इज़ इट अप्रोप्रिएट, नो। अभी मेरे पास तो बहुत सारा क्विंटल में डाटा है, मैं क्विंटल को ग्राम में कन्वर्ट करके उसको अगर मैं मेजर करती बैठी तो वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है क्या, नहीं। सो ऑब्वियसली जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हेवी लोड है उसे मेजर करना है, मैं वहाँ पे क्विंटल ही यूज़ करूँगी, वहाँ पे मुझे ग्राम यूज़ करके या फिर किलोग्राम यूज़ करके वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूजिंग या फिर ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ़ द इंक्वायरी इज अबाउट द इंडस्ट्री, प्राइस विल बी मीन्स होलसेल प्राइस। ओके, इफ़ द इंक्वायरी इज़ अबाउट द इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लिए होगी तो प्राइस क्या रहती है, होलसेल प्राइस रहती है। मैं सिंगल आइटम का मैं किसी को भी प्राइस नहीं बताते, हमने बहुत बार देखा है। तो वहाँ पे क्या रहती है, ऑन द अदर हैंड इफ़ वी कंडक्टिंग अ सर्वे फॉर द कंज्यूमर्स, द प्राइस विल बी रिटेल प्राइस, राइट ना। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अप्रोप्रिएट इंक्वायरी कंसर्न होना चाहिए कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, इंडस्ट्री में जाके लोगों को प्राइस पूछ रही हूँ तो वो मुझे होलसेल प्राइस ही बताएंगे। अगर मैं बाद में उसे कंपेयर करने के लिए रिटेल प्राइस पे कंपेयर करूँगी
तो वो प्राइस ज़्यादा ही रहेगी रिटेल प्राइस आपके होलसेल प्राइस से। तो यहाँ पे आपका जो भी हम सर्वे कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड इज यूनिट शुड बी होमोजेनियस, इट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंक्वायरी। इफ द group is not homogeneous, it is difficult to have the uniform unit. In this case, the group must be divided into the smaller homogeneous group, that is accident can be divided according to the here compensation claims. Worker can be divided as a skilled and unskilled. यहाँ पे उन्होंने एक्सीडेंट का दिया है कि कितने लोगों को यहाँ पे हमने कंपेंसेशन क्लेम किया है उन्होंने, या फिर एक्सीडेंट उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। या फिर यहाँ पे और क्या दिया है कि जो हमने स्टील का लिया वो भी बहुत अच्छा है कि हम कौन सी दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट ना। या फिर क्या करो, उसे होमोजीनियस सब ग्रुप में। आपका यहाँ पे क्या है कि एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, डिफरेंट मशीन पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट में सब ग्रुप कैसे बनाऊंगी कि मशीन ए पे काम करने वाले वर्कर्स, मशीन बी पे काम करने वाले वर्कर, या फिर मशीन सी पे काम करने वाले वर्कर्स। आफ्टर दैट आई अगेन डिवाइडेड ऑन ऑल दिस वर्कर एज अ स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर। दैट मशीन ए पे काम करने वाले स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर, तो उनका मैं ये आपका अलग अलग से क्या करूँगी, ग्रुप बनाऊंगी। एंड देन आई सर्वे वॉट एवर आई वॉन्ट टू हियर, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करने के लिए। ओके, अगर मुझे देखना है कि वर्कर्स कितना स्किलफुली काम करते हैं, एक मशीन पे से कितने यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं एक डे में, तो वो देखने के लिए मैं फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्किल वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर को सेपरेट करना पड़ेगा। कौन से मशीन पे से वो जाता है उसे भी मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपका डाटा क्या रहेगा, उसे यूनिट वाइज हमें क्या करना है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या है, एक जैसा ही होना चाहिए। मैं वेट एंड आपके वेट एंड हाइट दोनों को एक साथ ही मैं ये कर रही हूँ, राइट ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली ये होमोजीनियस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, राइट। फिर या फिर मैं क्या कर रही हूँ, कुछ कंपनी के वर्कर्स का वर्किंग आवर्स में ये कर रही हूँ, कहीं पे मैं क्या कर रही हूँ, मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कर रही हूँ, किसी टाइम में आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रही हूँ, तो वो होमोजीनियस नहीं रहेगा। इट मस्ट बी, वो क्या हो जाएगा आपका, समहाउ हेक्टिक हो जाएगा। तो इन दैट केस योर डाटा शुड बी होमोजीनियस। ओके, तो आपको क्या करना है, सभी प्रॉपर्टीज जो हमने अभी प्रॉपर्टीज ली हैं सभी प्रॉपर्टीज को लिखना है। एंड फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन योर स्टैटिस्टिकल यूनिट। याद रखो, स्टैटिस्टिकल यूनिट माइट बी दे आस्क फॉर 2 to 3 मार्क्स दैट व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल यूनिट। और एक बात है, जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स क्वेश्चन है, दैट यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए सभी आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है। ये आपको बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विथ एग्जाम्पल। बट बियॉन्ड दिस आपको क्या करना है, जो भी दिया गया है उसे अंडरस्टैंड करके लेना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए इजी जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के आते हैं, तो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है वॉट एवर दे गिव्स अस। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो सभी आपके यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फर्स्ट आपका कौन सा था, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड इज स्कोप ऑफ द इंक्वायरी, देन उसके बाद कौन सा था हमारा कि स्टैटिस्टिकल यूनिट, राइट। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड मेथड ऑफ कलेक्शन। सो बिफोर गोइंग टू दिस पॉइंट हम पहले देखेंगे आपका टाइप ऑफ यूनिट। ओके, टाइप ऑफ यूनिट्स में फर्स्ट है यूनिट्स ऑफ कलेक्शन, सेकंड यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। ओके, तो 2 पॉइंट आते हैं टाइप ऑफ यूनिट में। हम स्टैटिस्टिकल यूनिट का पूरा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का सेपरेटली लिख सकते हैं। उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट।
एंड देन सेकंड इज टाइप ऑफ यूनिट, दो टाइप्स के यूनिट है, यूनिट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन के लिए यूज़ किया वाला करने वाला यूनिट, एंड सेकंड इज यूनिट ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस के लिए जो यूज़ करते हैं वो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस। नाउ first unit of collection, this is the unit in terms of which data are collected. Production of wheat is measured in quintal, population here, population of different state is here measured in 1000 person, as these are the unit of collection. They may be further classified as simple unit or complex unit. Unit like centimeter, kilometer, rupee are simple units. A student may travel 10 kilogram a student may travel 10 kilometer every day to reach the college. So here kilometer is a simple unit, but if 55 students travel 10 kilometer each every day, then we use the unit of students kilometers here travel. Here student kilometer can be obtained by multiplying the number of students by the number of kilometer travel. Student kilometer is an example of the complex unit. आपको स्टूडेंट किलोमीटर में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो हम जो बोलते हैं कि सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वगैरह जो हम ये करते हैं ना, मेजर करते हैं, देखो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये सभी क्या है आपके कॉम्प्लेक्स यूनिट आते हैं। सिंपल यूनिट कौन सा है, आपको खाली उन्होंने वो दो टाइप से, स्टूडेंट का एग्जांपल नहीं आता समझ में आ रहा है तो आप इसी एग्जांपल आपके पास कौन सा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के जो एग्जांपल्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, एवरी डे ही ट्रेवल्स फॉर 10 किलोमीटर्स ओके टू रीच द कॉलेज। यहाँ पे किलोमीटर क्या रहता है आपका सिंपल यूनिट, राइट। सिंपल यूनिट मतलब आपका रुपीज, सिंगल यूनिट आता है ना, वहाँ पे उसे क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट, राइट। जो हमने यहाँ पे लिया था आपका क्विंटल, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, ऑल दीज आर व्हाट सिंपल यूनिट्स। बट यहाँ पे अगर मैं 55 students travel 10 kilometers each and every day, then we use this student kilometer. How many students travel 55? How many kilometers they travel, that 10 kilometers. So here student kilometer is obtained by multiplying what, number of student by the number of kilometer traveled. Obviously ये student kilometer है, ये क्या रहता है आपका complex unit रहता है। आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इजी एग्जांपल आपका कॉम्प्लेक्स यूनिट का कौन सा रहेगा, दैट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एग्जांपल मीटर पर सेकंड, मीटर पर आपका जो ये आता है ना, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके, या फिर ये मीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर, ये सारे आपके कौन से आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स यूनिट। सो फर्स्ट यूनिट ऑफ कलेक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, ये पूरा पॉइंट आपको लिखना है, उसमें दो पॉइंट्स हाईलाइट रहेंगे, एक आपका रहेगा सिंपल यूनिट एंड सेकंड रहेगा कॉम्प्लेक्स यूनिट। यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनालिसिस। सो यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में यहाँ पे हम क्या देखेंगे, for this comparison of the unit of collection cannot be used directly if we considering the result of two colleges are and the number of failure student in college A is 3 times the number of failure in college B, we should has not here hastily conclude that college A is not imparting proper instruction to the student. The number of students in college A may be 4 times that the college B. In such a case, proportion of the total student population is to be used. So the unit used like this is called as the unit of analysis. This unit includes rate, ratio, percentage. These units are pure number.
ओके। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है कि यूनिट ऑफ एनालाइज, यहाँ पे हम जब भी कलेक्शन ऑफ डाटा लेते हैं ना, वहाँ पे कलेक्शन में क्या हो जाता है कि हम सिंपल डाटा ले लेते हैं कि हमने, या फिर वेलोसिटी का जैसे हमने लिया मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, तो या फिर हमने किलोमीटर, मीटर, या फिर आपका किलोग्राम, इसमें हमने डाटा कलेक्ट किए। पर जब मैं एनालाइज करती हूँ, मैंने आपके मार्क्स ले दिए हैं, मार्क्स आपको सपोज 100 आउट ऑफ इतने मार्क्स, 100 आउट ऑफ इतने मार्क्स, ओके। पर यहाँ पे एनालिसिस जब करते हैं, एनालिसिस में क्या रहता है, ऑब्वियसली कंपैरिजन आ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही दिया है कि वी हैव टू कंपेयर गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा, ये एनालिसिस इज नथिंग बट द कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलेज है, उस कॉलेज में क्या है कि आपका कॉलेज ए का जो ये फेल्यूर स्टूडेंट है वो क्या है, कॉलेज बी से 3 टाइम्स मोर है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉलेज ए जो है वो अच्छा कॉलेज नहीं है, वो स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड नहीं करता है। ऐसे नहीं हो सकता। मे भी क्या है कि आपके कॉलेज ए में क्या है कि 4 टाइम्स मोर स्टूडेंट है। सपोज़ मेरे कॉलेज में एक साल में यहाँ पे 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एंड कॉलेज बी में कितने हैं, खाली 50 स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं। तो दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, मे बी 500 आउट ऑफ मेरे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 40 स्टूडेंट फेल हो गए हैं, और कॉलेज बी के क्या है, कॉलेज बी के 50 आउट ऑफ कितने, 15 स्टूडेंट फेल हैं। तो आप ऐसे कहेंगे क्या कि नहीं ये, या फिर कॉलेज बी के क्या है आपके 15 स्टूडेंट फेल हैं, तो आप बोलेंगे नहीं कॉलेज ए खराब है क्योंकि उनके 40 स्टूडेंट फेल है। नहीं, क्या है कंपैरिजन किस में है, 500 आउट ऑफ कितने 40 है, और 50 आउट ऑफ 15 है। तो दोनों में देखो डिफरेंस है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, उन दोनों को रेशो में लिखेंगे, प्रोपोर्शन में लिखेंगे, एंड देन एनालाइज करेंगे। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस में क्या करते हैं, कौन से यूनिट इंक्लूड होते हैं, रेट, रेशो एंड परसेंटेज। यहाँ पे देखो वो समटाइम्स आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ये पूछ सकते हैं कि जो ये है ना यूनिट्स ऑफ द एनालिसिस कौन से है, रेट्स, रेशो एंड परसेंटेज। ओके, दीज यूनिट्स आर द प्योर यूनिट्स, प्योर यूनिट्स रहते हैं ये। ओके, तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा है। फर्स्ट तो आपका हमने स्टैटिस्टिकल यूनिट कंप्लीट किया। स्टैटिस्टिकल यूनिट में आपको क्या क्या लिखना है, फर्स्ट जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे वो 3 पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको सभी लिखनी है। प्रॉपर्टी लिखने के बाद टाइप ऑफ यूनिट्स आपको लिखने हैं। यूनिट कलेक्शन, उसमें कौन से यूनिट ऑफ द कलेक्शन, एंड सेकंड इज यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ कलेक्शन में आप क्या क्या लिखोगे, this is the unit in terms of which data are collected. Production of wheat is measured in quintal. Population of different state is measured in 1000%. These are the unit of collection. It may be simple unit or complex unit. First time आप क्या करोगे कि simple unit कौन से हैं,